नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, पिछली क्लास पे हम पंचायती राज के दोस्तों विभिन्न अनुच्छेदों पे हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने बताया था कि 73वें संविधान संशोधन 1992 का प्रक्रिया क्या था और भाग 9 कैसे जोड़े गए। इसके तहत दोस्तों कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे और उन अनुच्छेदों को हमने ट्रिक के माध्यम से भी याद कर लिया था। अब दोस्तों हम एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे। एक एक अनुच्छेद को पढ़ना क्यों जरूरी है? हम सीधे अधिनियम क्यों नहीं पढ़ लेते? आप बोलेंगे सर आप अनुच्छेद क्यों पढ़ा रहे हैं, आप सीधा अधिनियम पढ़ाइए ना। अधिनियम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। तो गलत डायरेक्शन में है आप। पहले संविधान पढ़ना पड़ेगा। संविधान में जो 16 अनुच्छेद हैं, कुल उन 16 अनुच्छेद को पढ़ने के बाद हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पर आएंगे। सिर्फ 16 अनुच्छेद को पढ़ने के बाद। क्यों? कि इसके पीछे एक रीजन है दोस्तों, उस रीजन को मैं समझाता हूं। देखिए, इस अनुच्छेद को पढ़ने से पहले हम एक रीजन को जान लेते हैं, आखिर क्यों हम इस 16 अनुच्छेद को पढ़ने जा रहे हैं। कुल दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत का सुप्रीम लॉ, सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है। कोई भी राज्य कानून बनाता है, कोई अधिनियम बनाता है दोस्तों, तो संविधान के अधीन रहते हुए ही अधिनियम बनाएगा, कानून बनाएगा। संविधान के अधीन रहते हुए मतलब जो राज्य कानून बनाएगा ना, वह कानून संविधान के अनुरूप होना चाहिए। अनुरूप, संविधान के संगत होना चाहिए। मतलब संविधान में जिन मूल्यों की बात की गई है, उन मूल्यों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे दोस्तों मैं एक्सप्लेन करूं कि हमने अभी पढ़ा कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था। इसके तहत दोस्तों कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। कुल 243 से लेकर 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। ठीक ना। अब ये 16 अनुच्छेद को इसलिए पढ़ेंगे दोस्तों क्योंकि इसमें सभी अनुच्छेद में अलग अलग प्रावधान हैं। इसी अनुच्छेदों को, 16 अनुच्छेदों को ध्यान में रखते हुए राज्य अपने अपने राज्यों में अधिनियम बनाते हैं। जैसे हमारे राज्य ने बनाया है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। वे इन अनुच्छेदों के अधीन रहते हुए बनाया है। मतलब इसमें से कुछ अनुच्छेद, इसमें से कुछ प्रावधान राज्यों के लिए बाध्यकारी है, अनिवार्य है, वो प्रावधान को मानना पड़ेगा। लेकिन कुछ प्रावधान दोस्तों बाध्यकारी नहीं है, राज्यों को छूट प्राप्त है, राज्यों को इच्छा पर निर्भर करता है, अपने इच्छा से कुछ प्रावधान ऐड कर सकते हैं। तो राज्य के कुछ दोस्तों, कुछ प्रावधान क्या है, अनिवार्य बाध्यकारी है राज्यों के लिए। इसको लिख लीजिए, क्या है, बाध्यकारी। बाध्यकारी प्रावधान है, कुछ प्रावधान है। और कुछ दोस्तों राज्यों के क्या, इच्छा पर निर्भर करता है, ऐच्छिक प्रावधान है, ऐच्छिक। ये दोनों को, इसको तो कंपलसरी अपने अधिनियम बनाएगा ना, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। तो इसमें जो बाध्यकारी प्रावधान निकल के आएगा वो कंपलसरी है, उस अधिनियम में होना चाहिए। यदि नहीं है तो वह अधिनियम दोस्तों संविधान का उल्लंघन कर दिया, हाई कोर्ट उसे रद्द कर देगा। समझ पा रहे हैं ना। तो कुछ प्रावधान अनिवार्य रूप से उस विधि में होना ही चाहिए जो इन अनुच्छेदों में लिखा हुआ है वो। और कुछ प्रावधान दोस्तों अपने इच्छा से उसमें प्रकट कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने इच्छा से, राज्य विधान मंडल के ऊपर है। ठीक ना। इन दोनों प्रावधानों को मिलाकर ही दोस्तों क्या बनेगा, हमारा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम बनाया जाएगा। समझ पा रहे ना। इसी कड़ी में हम समझने वाले हैं दोस्तों अनुच्छेद 243 को। हम एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे, उसी में मैं बता दूंगा कि यह राज्यों के लिए बाध्यकारी है और यह राज्यों के इच्छा पे निर्भर करता है। वही बस मैं बता दूंगा, वही बस दोस्तों आप अपने कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक ना। अपने कॉपी निकाल कर बैठ जाइए दोस्तों, फिर नोट करते जाना है, मैं डिस्कस करते जाऊंगा। देखिए देखिए दोस्तों क्या कहता है, इसको हम ध्यान से समझते हैं। आपका अनुच्छेद नंबर फर्स्ट,
इसमें क्या है 243 है। अब अनुच्छेद 243 में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसमें क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 243 में परिभाषा है। क्या है जी, परिभाषा, परिभाषा दिया गया है। देखिए केवल मैं 243 लिखा हूं ना, 243 ए नहीं लिखा हूं, 243 बी नहीं लिखा हूं, केवल 243 लिखा हूं। इस 243 में परिभाषा को बताया गया है। पंचायती राज से संबंधित जो इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं उसको परिभाषित किया गया है, ठीक ना। तो वही लिखा हुआ है अनुच्छेद 243 के तहत परिभाषाएं दी गई है। कितने शब्दों को परिभाषित किया गया है, तो दोस्तों याद रखना 243 में इस अनुच्छेद में कुल 7 टर्म्स को की परिभाषा दी गई है। केवल अनुच्छेद 243 में 7 टर्म्स को परिभाषित किया गया है। वो टर्म्स क्या क्या हैं हम समझते हैं। जैसा संविधान में लिखा हुआ है दोस्तों वैसा A to Z में लिख के लाया हूं। A to Z जो ओरिजिनल संविधान में है उसी संविधान को मैं पढ़ा रहा हूं, कोई आलतू फालतू किताब से नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक ना। चलिए देखते हैं दोस्तों, समझते हैं। देखिए 7 टर्म्स को परिभाषित किया गया है। तो का में दोस्तों जिला, देखिए यहां पर 243 ब्रैकेट में का है ना, ब्रैकेट में का है। 243 ऐसा का रहता ना तो दोनों में अंतर है। ब्रैकेट का में दोस्तों परिभाषित है, परिभाषा दिया गया है, जबकि 243 का में क्या है आपका ग्राम सभा का प्रावधान है, ग्राम सभा का प्रावधान है। 243 का को ए भी बोलते हैं इंग्लिश में, 243 ए से असेंबली, असेंबली से ग्राम सभा। तो 243 का में ग्राम सभा, इसमें ब्रैकेट नहीं है और इसमें ब्रैकेट है, देखिए आप ओरिजिनल संविधान में ब्रैकेट है। 243 का में जिला को परिभाषित किया गया है। जिला, आखिर जिला कहते किसे हैं, तो चलिए समझते हैं दोस्तों। यहां से अंतर क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। बहुत सारी किताबों में ये मिस्टेक रहता है, ब्रैकेट में दिए होते हैं दोस्तों, ये उनकी गलती है, लेकिन मैं आपको गलती होने नहीं दूंगा। क्लियर है ना। चलिए चलिए समझते हैं। कम 243 ब्रैकेट का क्लॉज का पढ़ते हैं इसको ना, 243 क्लॉज का या क्लॉज ए भी पढ़ सकते हैं इसको, क्लॉज ए, ठीक ना। इसमें जिला को परिभाषित किया है सबसे पहले। जिला, आखिर जिला होता क्या है दोस्तों, तो जिला ओरिजिनल संविधान में लिखा हुआ है जिला से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है, किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा, देखिए दोस्तों कोई भी राज्य हो, केंद्र शासित प्रदेश हो दोस्तों, जिला में बटा होता है। मान लो हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है, ये छत्तीसगढ़ राज्य दोस्तों क्या जिला में बटा हुआ है जी। जिला 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 में बटा हुआ। इस प्रकार दोस्तों हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है कुल 33 जिलों में विभाजित है, 33 जिलों में, है ना। उसी को कहा जा रहा है दोस्तों जिला से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है, डिस्ट्रिक्ट। अब समझते हैं ध्यान से क्या है ये, उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए जिला एक प्रशासनिक इकाई है। एक्सप्लेनेशन ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है, संविधान बस एक लाइन में लिखा हुआ है जिला से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है, और इसको मैं दोस्तों एक्सप्लेन करके लिखा हूं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हूं, इसलिए दोस्तों एक्सप्लेनेशन शब्द दिखेगा मेरे शब्द हैं, वो संविधान के शब्द नहीं है, ठीक ना। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। जिला एक प्रशासनिक इकाई है जी, प्रशासनिक इकाई है जो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। मान लो दोस्तों यह एक क्या है, राज्य है, या कोई दोस्तों यह केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे हमारे यहाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश में भी तो जिला होगा ना। जैसे आप पुडुचेरी सुने होंगे, पुडुचेरी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां दोस्तों 4 जिले हैं, यनम, कराईकल, माहे, यनम, कराईकल, माहे और पुडुचेरी। तो वहां कितने जिले हैं, कुल 4 जिले। तो केंद्र शासित प्रदेश भी जिलों में विभाजित होता है और राज्य भी जिलों में विभाजित होता है, ठीक ना, क्लियर है। तो वही बोला जा रहा है दोस्तों कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर 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 एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, देखिए ये कोई राज्य है, इस राज्य के भीतर एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र क्या है, बिलासपुर है, बिलासपुर, बीएसपी बिलासपुर लिख देता हूं। तो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र हो गई है,
ये क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राज्य के अंदर, एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है ये, ठीक है। तो प्रत्येक जिले का प्रतिनिधित्व करता है ना, और इस जिले का नेतृत्व कौन करता है जी? तो कलेक्टर साहब करता है दोस्तों। इसलिए इसको परिभाषित किया गया है क्योंकि कलेक्टर, जिला को परिभाषित क्यों किया गया है? क्योंकि जिला का जो हेड होता है, उसका नेतृत्व करने वाला होता है, वो कलेक्टर होता है, और आगे चलकर यही कलेक्टर पंचायती राज व्यवस्था में विहित अधिकारी बनेगा, विहित अधिकारी बनेगा। समझ में आ रहा है ना? पंचायतों के निर्णय को सस्पेंड करने का कार्य करेगा, किसी का त्याग पत्र लेगा। इसलिए दोस्तों जिला को परिभाषित किया गया है इसमें, और जिला का हेड होता है कलेक्टर। कलेक्टर को परिभाषित नहीं किया गया है, सिर्फ जिला को परिभाषित किया गया है। ठीक, यहां तक समझ में आया। दूसरा पॉइंट कहता है दोस्तों, देखिए यह देश में तीसरा प्रशासनिक स्तर है, तीसरा प्रशासनिक स्तर। अब यहां तीसरा प्रशासनिक स्तर क्यों लिखा हूं मैं? तो पहला प्रशासनिक स्तर दोस्तों केंद्र होता है, केंद्र जहां भारत सरकार होते हैं। दूसरा प्रशासनिक स्तर दोस्तों राज्य होते हैं, जहां राज्य सरकार होते हैं। राज्य सरकार के अंदर कैबिनेट सचिव हो गया, मुख्य सचिव हो गया, ये सब प्रशासनिक स्तर हैं, सचिवालय होता है। उसी प्रकार दोस्तों तीसरा जो प्रशासनिक स्तर जिला होता है, इसलिए यहां लिखा हुआ है यह देश में तीसरा प्रशासनिक स्तर है। ठीक, जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से नीचे और उप जिला मतलब तहसील या ब्लॉक स्तर से ऊपर होता है। मतलब दोस्तों कोई भी मैं जिला बनाऊं तो जिला कैसे होता है जी? बीच में होता है ना, बीच में किसके किसके? तो ऊपर मैं बना रहा हूं राज्य, मान लो छत्तीसगढ़ राज्य, राज्य के नीचे क्या होता है दोस्तों? जिला होता है। जिला वैसे संभाग भी होता है, लेकिन यहां पर जिला को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिला। इस जिला के नीचे दोस्तों क्या होता है? ब्लॉक होता है, तहसील। क्या होता है? ब्लॉक होता है, तहसील। तो यही तो लिखा हुआ है कि जिला दोस्तों तीसरा प्रशासनिक स्तर है, जो राज्य के नीचे, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नीचे, और उप जिला जिसे तहसील या ब्लॉक कहा जाता है दोस्तों, ब्लॉक स्तर से ऊपर होता है। देखिए इससे ऊपर है और इससे क्या है? नीचे है। मतलब दोनों के बीच मध्यस्थता की कार्य करता है। समझ में आ रहा है? ठीक, ये हो गया दोस्तों आपका जिला। कहां परिभाषित किया गया है पूछा जाएगा दोस्तों? 243 क्लॉज ए या क में परिभाषित किया गया है जिला को। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे 243 ख में क्या शब्द को परिभाषित किया गया है उसको भी हम समझ लेते हैं। चलिए 243 ख पे आते हैं जी। 243 ख क्या कहता है देखिए। 243 ख में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। आगे ना ग्राम सभा, तो ग्राम सभा को दोस्तों कैसे परिभाषित किया गया है? ओरिजिनल संविधान के शब्दों से मैं पढ़ा रहा हूं। ओरिजिनल संविधान में कैसे लिखा हुआ है देखिए कि ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है। यह संविधान की भाषा थोड़ा जटिल होता है, अब इसको मैं अपने शब्दों में भी लिख के लाया हूं। देखिए क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन मतलब मेरे शब्द। ग्राम सभा का अर्थ एक ऐसे निकाय से है जिसमें ग्रामीण स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में, ग्रामीण स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। आप बोलेंगे समझ नहीं आया सर, तो चलिए दोस्तों ग्राम सभा क्या होता है पहले हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ग्राम सभा क्या होता है? तो ग्राम सभा दोस्तों गांव या गांवों के समूह से मिलकर बनता है। मान लो कोई अकेला एक गांव को भी ग्राम सभा कहा जाता है। एक ग्राम को, या इसको ग्राम को दोस्तों मैं गांव भी लिख सकता हूं। गांव को अकेला एक गांव मान लो बहुत बड़ा है तो उस अकेला एक गांव को ही ग्राम सभा अधिसूचित किया जा सकता है। या कोई छोटे छोटे गांव होते हैं, छोटे छोटे गांव, किची पिची गांव, समझ ना? तो गांव के समूह को, जैसे ये एक गांव है, ये एक गांव है, ये एक गांव है, ये एक गांव है, इन गांवों को समूह को दोस्तों इतने को भी ग्राम सभा बनाया जा सकता है। ग्राम सभा बनाया जा सकता है इतने को।
अब इस ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं दोस्तों, वो इस ग्राम सभा की एक क्या होगी दोस्तों, मतदाता सूची होगी। मतदाता सूची होगी। इस मतदाता सूची में जितने लोग भी रजिस्टर्ड हैं 18 वर्ष से अधिक आयु के, जितने लोग भी रजिस्टर्ड हैं, इसमें लिखा हुआ है ना पंजीकृत व्यक्ति, जितने लोग भी इसमें पंजीकृत हैं वे सब के सब व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। वही बात तो लिखा हुआ है। ग्राम सभा का अर्थ एक ऐसे निकाय से है, निकाय मतलब संस्था, ऐसे निकाय से है जिसमें ग्रामीण स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल, पंचायत के क्षेत्र में शामिल क्या, मतदाता सूची। तो प्रत्येक ग्राम सभा में दोस्तों, प्रत्येक ग्राम में, गांव में मतदाता सूची होता है। उस मतदाता सूची में पंजीकृत जो व्यक्ति हैं, उस पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर ग्राम सभा बनेगा। यही बताया गया है 243 के क्लॉज ख में। ब्रैकेट है इसमें, याद रखना, ब्रैकेट ख। तो ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली, मतलब क्या, वही मतदाता सूची। निर्वाचक नामावली मतलब क्या होता है जी, मतदाता सूची होता है ना। तो मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय है। बना निकाय क्या है आपका, ग्राम सभा है। ठीक ना। जैसे आप भी दोस्तों किसी ग्राम में रहते होंगे, ग्राम पंचायत में रहते हैं आप, उस ग्राम पंचायत दोस्तों ग्राम सभाओं से मिलकर बना है, ग्राम सभा से मिलकर ग्राम पंचायत बना है। तो उस ग्राम पंचायत में की मतदाता सूची में आपका नाम होगा, रजिस्टर्ड होगा। यदि आप रजिस्टर्ड हैं तो उस ग्राम सभा के आप मेंबर हैं, सदस्य हैं। ठीक, समझ में आया होगा। अगला हम पॉइंट बताते हैं दोस्तों। ग्राम सभा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। स्थानीय स्वशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई है दोस्तों। इसी को कहा जाता है ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई है। बुनियादी इकाई। ग्राम सभा के गर्भ से ही ग्राम पंचायत का जन्म होता है। मतलब ग्राम सभा की कार्यकारिणी सभा कौन है, तो ग्राम पंचायत होता है। ग्राम सभा की कार्यकारिणी परिषद या कार्यकारिणी सभा ग्राम पंचायत। समझ में आ रहा है ना। ग्राम सभा एक संवैधानिक संस्था है दोस्तों, संवैधानिक संस्था है। क्यों संवैधानिक संस्था है दोस्तों? वे सभी संस्था या वे सभी आयोग या वे सभी संगठन जिसका उल्लेख संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में है तो वह संवैधानिक संस्था होगा। तो ग्राम सभा का भी उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 ए में और 243 खा, क्लॉज खा में है। मतलब ग्राम सभा भी एक संवैधानिक संस्था है। समझ में आ रहा है ना। ठीक। ग्राम सभा दोस्तों एक लोकतांत्रिक संस्था है जी, लोकतांत्रिक संस्था है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तभी तो मैं बताया था दोस्तों कि ग्राम सभा में ही ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी पाया जाता है, तृणमूल लोकतंत्र। तृणमूल लोकतंत्र की स्थापना कौन करता है, तो स्थानीय स्वशासन करता है। उनका जन्म, तृणमूल लोकतंत्र का जन्म कहां से होता है, तो याद रखना है दोस्तों, ग्राम सभा से होता है जी। क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह ग्राम सभा एक क्या है, आपका स्थानीय निकाय है। अगला पॉइंट भी लिख लीजिए आप, स्थायी निकाय है, स्थायी निकाय है। स्थायी निकाय का मतलब क्या है दोस्तों? ऐसा निकाय जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता या विघटित नहीं किया जा सकता। अर्थात इस ग्राम सभा का भंग नहीं होगा, कभी भी जीवन में भंग नहीं होगा और न ही दोस्तों विघटन होगा, विघटन भी नहीं होगा। इसको भंग भी नहीं किया जा सकता, इसको विघटित भी नहीं किया जा सकता। चाहे आंधी आए, तूफान आए, धरती फट जाए, तहस नहस हो जाए, लेकिन ग्राम सभा कभी भी विघटित नहीं होगा। याद रखना है, ग्राम सभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना।
चलिए, समझ में आया होगा हाँ आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम 243 के क्लॉज ग में किसको परिभाषित किया गया है जी, ठीक ना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 243 ग में आते हैं। 243 ग में दोस्तों मध्यवर्ती स्तर को परिभाषित किया गया है। अब ये मध्यवर्ती स्तर क्या होता है जी, पहली बार सुने होंगे आप, मध्यवर्ती स्तर, है ना। तो मध्यवर्ती स्तर को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद इस प्रोविजन पे मैं आऊंगा, प्रावधान पे आऊंगा। जैसे दोस्तों हम देखते हैं उच्च लेवल पे क्या है दोस्तों, तो जिला पंचायत है, जिला पंचायत है। उच्च स्तर पर क्या है, जिला में स्थानीय प्रशासन, ग्राम पंचायत में पढ़ेंगे तो सबसे उच्च क्या है, जिला पंचायत है। उसके नीचे क्या होता है दोस्तों, जनपद पंचायत होता है, जनपद पंचायत होता है। इसके नीचे क्या होता है आपका, ग्राम पंचायत होता है, ग्राउंड पे ग्राम पंचायत होता है। और ग्राम पंचायत में दोस्तों नीचे हम पंच को भी चुनते हैं, लेकिन ये मध्यवर्ती, देखिए ऊपर में जिला पंचायत, उसके नीचे जनपद पंचायत, उसके नीचे ग्राम पंचायत है ना। तो यहां पर दोस्तों जो मध्यवर्ती स्तर है ना, उस मध्यवर्ती स्तर का जो अर्थ है दोस्तों, यह जनपद पंचायत से है। मध्यवर्ती स्तर, अब संविधान में मध्यवर्ती स्तर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि दोस्तों संविधान में जनपद पंचायत शब्द का प्रयोग नहीं है, जनपद पंचायत शब्द का प्रयोग नहीं है संविधान में। इसके स्थान पे मध्यवर्ती स्तर क्यों किया गया ऐसा, क्योंकि दोस्तों ये राज्यों पर निर्भर करते हैं, राज्यों के लिए छूट है, राज्यों के इच्छा में बताया था ना, इच्छा कोई ऐच्छिक प्रावधान होते हैं, कुछ प्रावधान बाध्यकारी होते हैं। तो राज्यों पे इच्छा करता है कि वो मध्यवर्ती स्तर का नाम क्या रखे, तो हमारे छत्तीसगढ़ ने रखा है दोस्तों जनपद पंचायत, और कई लोग रखते हैं जनपद समिति, पंचायत समिति भी रखते हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम होता है, इसलिए संविधान ने यह शब्द प्रयोग नहीं किया है, इसके जगह मध्यवर्ती स्तर शब्द का प्रयोग किया है। जब मध्यवर्ती स्तर शब्द का प्रयोग किया है संविधान ने, तो उसको परिभाषित तो करना पड़ेगा जी। तो परिभाषित किया है अनुच्छेद 243 के क्लॉज ग में, उसी को तो पढ़ रहे हैं हम। चलिए कैसे परिभाषित किया है ओरिजिनल संविधान के शब्दों में, देखिए ग मध्यवर्ती स्तर से ग्राम और जिला स्तरों के बीच, लिखा है ना क्या, ग्राम और जिला स्तरों के बीच का एक ऐसा स्तर अभिप्रेत है। जैसे हम बताया पहले क्या है, एक हो गया ग्राम, और इसके बीच में दोस्तों कोई क्या होगा, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती स्तर। इसके नीचे क्या हो गया आपका, जिला, जिला स्तर हो गया, ग्राम स्तर हो गया, ठीक। तो ये तो बोला जा रहा है कि मध्यवर्ती स्तर से ग्राम और जिला स्तरों के बीच, मतलब जिला स्तरों की ये बीच हो गया, बीच का ऐसा स्तर अभिप्रेत है, ऐसा स्तर इसको अभिप्रेत है, रिप्रेजेंट कर रहा है ये, जिसे किसी राज्य का राज्यपाल, जिसे किसी राज्य का राज्यपाल इस भाग के प्रयोजन के लिए, मतलब भाग 9 अर्थात पंचायती राज व्यवस्था के प्रयोजन के लिए, प्रयोग के लिए लोक अधिसूचना द्वारा मध्यवर्ती स्तर के रूप में निर्दिष्ट करे, ठीक ना। तो दोस्तों इस मध्यवर्ती स्तर का नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। जैसे हमारे यहां जनपद पंचायत है, जनपद पंचायत है, इसको दोस्तों राज्यपाल लोक अधिसूचना से, कौन, राज्यपाल, राज्यपाल, ठीक, लोक अधिसूचना द्वारा मध्यवर्ती स्तर के रूप में विनिर्दिष्ट करता है। क्या द्वारा, तो अधिसूचना, अधिसूचना जानते हैं ना, किसी भी राज्य के दोस्तों, सभी राज्यों का अपने एक राजपत्र होता है, उस राजपत्र में दोस्तों एक सूचना प्रकाशित किया जाता है जिसे अधिसूचना कहते हैं, लोक अधिसूचना, सरकार की सूचना है वो। उसी के तहत दोस्तों बताया जाता है कि हमारे यहां मध्यवर्ती स्तर कौन से हैं, तो इस अधिसूचना के माध्यम से बताया जाएगा कि मध्यवर्ती स्तर का मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत है। इसलिए संविधान में मध्यवर्ती स्तर का प्रयोग किया गया है, न कि जनपद पंचायत शब्द का। वो तो हम कानून बनाएंगे, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम बनाएंगे, वहां पर लिखेंगे कि जनपद पंचायत होता है, वहां मध्यवर्ती स्तर नहीं लिखेंगे हम, ठीक ना। चलिए
ठीक, अधिसूचना द्वारा मध्यवर्ती के इस रूप में क्या करता है, विनिर्दिष्ट करे। ठीक, अब इसका एक्सप्लेनेशन हम समझ लेते हैं क्या है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में मध्यवर्ती स्तर शब्द त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना के, त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना के मतलब ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत जिसे खंड स्तर भी बोला जाता है, और जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद, वही तो स्तर है, 3 स्तर, त्रिस्तरीय। ठीक, पंचायती राज के मध्यवर्ती या मध्य स्तर को संदर्भित करता है। अब यह मध्यवर्ती स्तर जो ब्लॉक या तालुका स्तर पर संचालित होता है, यहां लिख दिया है, जो ब्लॉक और तालुका स्तर पर क्या होता है, संचालित होता है। इसको विनिर्दिष्ट कौन करता है जी, इसको विनिर्दिष्ट बताता कौन है कि यही है करके, तो इसको बताता है दोस्तों राज्यपाल बताता है। राज्यपाल कैसे बताता है दोस्तों, तो लोक अधिसूचना के माध्यम से, लोक अधिसूचना के माध्यम से, अधिसूचना के माध्यम से बताता है कि देखिए भाई मध्यवर्ती स्तर ये है जनपद पंचायत, जो कि खंड स्तर या तालुका स्तर ब्लॉक स्तर पे संचालित होता है। अब कैसे घोषित करेगा हम कानून में कानून पे बताएंगे, जब छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पढ़ेंगे वहां पर बताएंगे कि कैसे अधिसूचित किया जाता है, जनसंख्या के आधार पर अधिसूचित किया जाता है, तो जनसंख्या क्या है वहां डिस्कस करेंगे। यहाँ संविधान में जो प्रावधान है दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ। मध्यवर्ती स्तर क्या होता है हम समझ लिए, संविधान में अगर क्वेश्चन पूछे कि मध्यवर्ती स्तर से आप क्या समझते हैं तो जनपद पंचायत होता है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब के क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूं जी मैं भी, अनुच्छेद 243 के क्लॉज घ में देखिए, घ समझते हैं, देखिए क्या कहता है ये 243 घ में पंचायत को परिभाषित किया गया। पंचायत किसे कहते हैं, सिर्फ पंचायत। अभी इतना तो हम पढ़ रहे हैं भाई, पंचायत पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तो पंचायत क्या होता है, पंचायत क्या होता है, इसको परिभाषित किया गया है 243 घ में। क्या कहता है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, देखिए पॉइंट नोट करना, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ना कि नगरीय क्षेत्रों के लिए, यहां ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख, यह दिख नहीं रहा है, 243 ख मतलब 243 ख को क्या बोलते हैं, 243 बी, और बी में क्या है दोस्तों, पंचायतों का गठन। बी में मतलब बिल्ड मतलब गठन करना, पंचायतों का गठन है। तो 243 ग 243 ख मतलब बी के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था, स्वायत्त शासन की कोई संस्था, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, इसी को कहा जाता है पंचायत। किसी भी नाम से हो, तो दोस्तों हमारे जो राज्य ने इसका नाम, वो चाहे शब्द लिखा है ना, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, वही कहलाएगा पंचायत, वही कहलाएगा क्या, पंचायत। और किसी भी नाम मतलब राज्यों को छूट दिया है, राज्यों के इच्छा पर निर्भर करते हैं, मतलब यह प्रावधान ऐच्छिक है, ऐच्छिक राज्यों पे, राज्य अपनी इच्छा से इन पंचायतों का नाम रख सकते हैं। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने 243 बी के अधीन रहते हुए ग्राम स्तर पे क्या नाम रखा है जी, तो ग्राम पंचायत नाम रखा है, ग्राम पंचायत नाम रखा है। यहां बोला है ना, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, तो ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत भी एक क्या है, पंचायत है, इसलिए तो पंचायत को परिभाषित किया गया है। ग्राम पंचायत अपने आप में एक पंचायत है दोस्तों, ठीक ना। दूसरा आपका जनपद खंड स्तर पे, खंड स्तर जिसको ब्लॉक स्तर भी बोला जाता है, पे क्या होते हैं, जनपद पंचायत होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। ये राज्यों की इच्छा पे है ना, ग्राम पंचायत रखे हैं, जनपद पंचायत रखे हैं, पंचायत। कई लोग दोस्तों इस जनपद पंचायत को क्या रखते हैं, पंचायत समिति रख देते हैं, या कई लोग मंडल पंचायत बोल देते हैं उसी को। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, पंचायत, जनपद पंचायत है। यह राज्यों की इच्छा पर निर्भर है, कैसे भी नाम रख सकते हैं अलग अलग राज्यों के हिसाब से, ठीक ना। ये ऐच्छिक प्रावधान है, ठीक ना। उसके बाद हम जिला स्तर की बात करेंगे, तो जिला स्तर पे दोस्तों आपका जिला पंचायत होता है,
जिला पंचायत, ठीक ना। तो दोस्तों जनपद पंचायत भी अपने आप में एक पंचायत है, जिला पंचायत भी अपने आप में एक पंचायत है। 243 घ के तहत ये सब के सब पंचायत हैं। क्लियर हुआ कि पंचायत क्या होता है। तो जो भी दोस्तों ग्राम पंचायत पंचायत है, जनपद पंचायत पंचायत है, जिला पंचायत पंचायत है। यहां पर पंचायत का परिभाषा से मतलब यही है, यही तो पंचायत है। समझ रहे हैं ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं 243 के अंगा में। मैं बताया 243 में दोस्तों 7 टर्म्स को परिभाषित किया गया है, 7 शब्दों को। उसमें से हम 3-4 तो पढ़ चुके हैं। आते हैं अंगा में। अंगा में दोस्तों किसको परिभाषित किया गया है, देखिए तो अंगा में परिभाषित किया गया है आपके पंचायत क्षेत्र को। किसको? पंचायत क्षेत्र को परिभाषित किया गया। भाई ये पंचायत क्षेत्र क्या होते हैं, इसको परिभाषित किया गया है। आखिर पंचायत क्षेत्र, आपसे मैं पूछ दूं क्या समझते हैं आप पंचायत क्षेत्र से? आखिर किसे कहेंगे पंचायत क्षेत्र? तो समझना तो पड़ेगा ना। तो देखिए पंचायत क्षेत्र से पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है। प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है मतलब समझ में नहीं आया सर क्या प्रादेशिक क्षेत्र, तो इसको पढ़ता हूं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक्सप्लेनेशन मेरे शब्द क्या कहते हैं, मेरे शब्दों से पंचायत क्षेत्र भारत में स्थानीय स्वशासन का एक स्थानीय स्वशासन का एक शासकीय इकाई है। क्या दोस्तों? तो पंचायत क्षेत्र पहली बात याद रखना एक क्या है, शासकीय इकाई है। स्थानीय स्वशासन का एक क्या है, शासकीय इकाई है, इकाई क्षेत्र है, ठीक। जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निर्णयों, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निर्णयों और प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट को सुनिश्चित करने के लिए सीमांकित मतलब सीमा ऐसे काटा जाता है, सीमांकित किया जाता है। क्या? सीमांकित की जाती है, जनसंख्या के आधार पर सीमांकित की जाती है। जिस तरह से विधानसभा या लोकसभा के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है, उसी तरह से एक पंचायत का भी एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है। पंचायत का भी एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है दोस्तों, ठीक, जो किसी निचले स्तर पर कई वार्डों में बटा हो सकता है। तो चलिए समझते हैं। जैसे यह हमारा छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ के दोस्तों विधानसभा में कुल कितने सीट हैं? तो कुल 90 सीट हैं। आप जानते हैं बचपन से छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कुल कितने सीट हैं? तो कुल 90 सीट हैं। कुल 90 सीट है, इसका मतलब है कुल 90 विधानसभा क्षेत्र होंगे। कुल 90 विधानसभा क्षेत्र होंगे, जैसे बटे होंगे कुल 90 ऐसे बटे होंगे। उसी को दोस्तों प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। तो दोस्तों ये आपका प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ऐसे करते करते दोस्तों 90 निर्वाचन क्षेत्र प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र अर्थात विधानसभा क्षेत्र में विभाजित किया होगा पॉपुलेशन के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे। ठीक उसी तरह पंचायत को भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, उसी को कहा जाता है पंचायत क्षेत्र। मैं ये पंचायत क्षेत्र के गांव में बोलते हैं ना, उसी तो कैसे विभाजित किया जाएगा तो इसको भी समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों किसी जिला में मान लो, मैं बात करता हूं मान लो बिलासपुर में, मान लो किसी जिला में दोस्तों ये जिला दोस्तों स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से मैं बात करूं तो यह जनपद पंचायत क्षेत्र में विभाजित होगा। जनपद पंचायत क्षेत्र में विभाजित होगा ना जी। जिला के नीचे क्या होते हैं? जनपद होते हैं। तो एक जिला में 5 या 6 जनपद पंचायत हो सकते हैं, 2-3 भी होते हैं, अलग अलग है सभी जिला में, ठीक ना। तो इस जिला ये क्या है, बड़ा गोला आपका क्या है, जिला है। अब ये जिला दोस्तों ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में बटे हैं, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में बटे हैं। तो ये क्या है आपका, यही तो आपका क्या है, जनपद पंचायत में बटा ही है, जनपद पंचायत में। तो ऐसा बटा है दोस्तों, ये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है। ये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र ही क्या कहलाते हैं, पंचायत क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे अभी
चुनाव का समाचार है पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1, क्रमांक 2 ऐसे लिख के आएंगे। मैं पंचायत क्षेत्र क्रमांक 34 नंबर से खड़ी हुई हूं, कर्मठ मतों से मुझे विजयी बनाए, ऐसे लिखा होता है। तो वही दोस्तों पंचायत क्षेत्र है, ऐसे बटा होता है। जिसमें ग्राम पंचायत की बात करूं, ये मान लो ग्राम पंचायत है, कोई एक ग्राम पंचायत है, मान लो कोई अच्छा सा गांव, मान लो इस ग्राम पंचायत का नाम सुंदरी है, सुंदरी ग्राम पंचायत है ये। अब ये सुंदरी ग्राम पंचायत में हेड कौन होंगे? सरपंच होंगे। अब इस ग्राम पंचायत दोस्तों मैं किसमें विभाजित करूंगा? तो वार्डों में विभाजित करूंगा। आप सभी जानते हैं कि कितने वार्ड होते हैं? मिनिमम 10 वार्ड होते हैं और मैक्सिमम 20 वार्ड हो सकते हैं। वार्ड, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा कि वार्ड क्या होती है, कैसे विभाजित किया जाता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा अधिनियम में। तो वार्ड में विभाजित होगा, जैसे 1 वार्ड क्रमांक, 2 वार्ड क्रमांक, 3 वार्ड क्रमांक, 4 वार्ड क्रमांक, 5 वार्ड क्रमांक, 6 वार्ड क्रमांक। यही तो दोस्तों आपका पंचायत क्षेत्र है। यही क्या है? आपका पंचायत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक ना? तो आशा करता हूं दोस्तों ये समझ में आया होगा। 243 की क्लॉज घ और 243 की क्लॉज अंगा। इसके बाद दोस्तों हम अगले टर्म्स को परिभाषित करते हैं। देखिए हमारा अगला टर्म्स क्या कहता है। चा, 243 चा को परिभाषित किया गया है। देखिए 243 चा को कैसे परिभाषित किया गया है? 243 चा में दोस्तों क्या है? आपका जनसंख्या है, पॉपुलेशन। अब एक प्रश्न उठता है, सर पॉपुलेशन को क्यों परिभाषित किया है इस अधिनियम में, इस अनुच्छेद में? तो याद रखना, पंचायती राज व्यवस्था में एससी एसटी को या ओबीसी को भी जो आरक्षण दिया जाता है, रिजर्वेशन, वो जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। एससी एसटी को जो आरक्षण दिया गया है जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है, पहला। दूसरा दोस्तों, जो पंचायत है उसको पंचायत क्षेत्र में विभाजित किया जाता है ना, पंचायत क्षेत्र में, तो जनसंख्या के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जब जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है, जनसंख्या के आधार पर ही उसको प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, तो जरूरत पड़ेगा ही कि आखिर जनसंख्या कहते किसे हैं। इसलिए 243 के क्लॉज 4 में जनसंख्या को परिभाषित किया। समझ रहे हैं ना? इस जनसंख्या का तात्पर्य, जिसमें जनसंख्या हो सकता है, जनसंख्या में 1971 कर लू, 1982 कर लू, 1881 का जनगणना ले सकता हूं मैं, कोई भी कैसे भी ले सकता है ना। इसलिए अनुच्छेद में लिख दिया गया कि भाई ये वाली जनगणना मान्य होगी। तो क्या कहता है अनुच्छेद 243 के क्लॉज 4 जनसंख्या के संबंध में? जनसंख्या से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना, ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभी निश्चित की गई जनसंख्या से अभिप्रेत है, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। जैसे आप लोगों को दोस्तों बचपन से पता होगा कि हर 10 वर्ष में जनगणना होता है। उस जनगणना में पॉपुलेशन निकल के आता है कि किस क्षेत्र में कितने पॉपुलेशन है, किस राज्य में कितना पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन के आधार पर पंचायतों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, पंचायत क्षेत्र में विभाजित किए जाते हैं। उसी जनगणना के आधार पे एससी एसटी को आरक्षण दिए जाते हैं। ठीक ना? तो दोस्तों ये आंकड़ा बताया गया, जैसे अभी जो जनगणना चल रहा है दोस्तों, ये 2011 का जनगणना अभी चल रहा है। 2021 में जनगणना होने वाला था, जिसका सुसंगत आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं, अभी जनगणना हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कोरोना क्राइसिस था। अभी हाल ही में दोस्तों घोषणा किया केंद्र सरकार ने कि 2025 में होगा जनगणना, जिसका रिजल्ट जो प्रकाशित होगा, आंकड़ा जो प्रकाशित होगा वो 2026 में होगा। लेकिन चुनाव तो अभी 2025 में है ना, तो 2025 में है, तो 2025 के लिए ग्राम पंचायत का चुनाव 2025 में है, तो इसके लिए जो सुसंगत आंकड़े जो प्रकाशित हुए हैं वो 2011 है ना। 2011 के आंकड़ों के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाएगा और एससी एसटी को आरक्षण दिया जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि सुसंगत आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं।
समझ में? मान लो 2021 में हो जाए रहता तो 2025 का जो चुनाव था 2021 के आंकड़े के अनुसार होता। समझ में आ रहा है ना? इसलिए दोस्तों जनसंख्या को परिभाषित किया गया है। एक्सप्लेनेशन को मैं शब्द पढ़ देता हूं क्या लिखा हुआ है, देखिए। जनसंख्या शब्द का अर्थ है एक स्थान, क्षेत्र या देश में वासित लोगों की संख्या। मान लो दोस्तों ये कोई देश है, देश में कोई स्थान है या कोई क्षेत्र है दोस्तों, या कोई देश है, इसमें कोई लोग रह रहे हैं, जैसे एक चुन्ना मुन्नू रह रहे हैं दोस्तों, एक नन्हा मुन्हा, तो दोस्तों ये भी एक जनसंख्या में काउंट होगा। यहां लिखा है ना, जनसंख्या शब्द का अर्थ एक स्थान, क्षेत्र या देश में वासित लोगों की संख्या। यह एक आंकड़ा होता है, नंबर में होता है, 10,000, 5,000, 20,000, आंकड़ा परसेंटेज में भी होता है, ठीक ना। यह एक आंकड़ा होता है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को संदर्भित करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक। जनसंख्या एक समय विशेष के सापेक्ष होता है, समय विशेष के सापेक्ष मतलब हर 10 साल में कभी किसी का मृत्यु भी हो जाता है, नए बच्चे जन्म ले लेते हैं, तो जनसंख्या दोस्तों का निश्चित ड्यूरेशन होता है, कभी कम ज्यादा होते रहता है, इसलिए हर 10 वर्ष में जनगणना होना आवश्यक होता है, तभी तो सही आंकड़े मिल पाएंगे ना, ठीक। और इसका मूल्य समय के साथ बदलता है, समय के साथ बदलता है ना। पॉपुलेशन, विश्व का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश हमारा भारत हो गया है, टॉप पॉपुलेशन स्टेट कंट्री है हमारा इंडिया। समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो पॉपुलेशन समझ में आया होगा। जनसंख्या दोस्तों संविधान में परिभाषित किया गया है, क्यों परिभाषित किया गया है इसका मैं रीजन बता दिया हूं, ठीक है ना। अब कॉपी पे नोट करते जाइए दोस्तों, मैं एक एक कंसेप्ट को आपके बिल्ड कर रहा हूं दोस्तों। आपके जो डिसीजन मेकिंग है, आपकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, उसको मैं डेवलप कर दूंगा, आप यकीन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम क्वेश्चन बोलता हूं बार बार, 243 के क्लॉज 6 में 243 के क्लॉज 6 में ग्राम शब्द को परिभाषित किया गया है। ग्राम शब्द, अब ये ग्राम होते क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसी को तो परिभाषित किया गया है जी, ठीक ना। देखिए कभी भी दोस्तों प्रशासनिक या संवैधानिक भाषा में ग्राम शब्द का प्रयोग किया जाता है। संवैधानिक भाषा, प्रशासनिक लैंग्वेज में ग्राम शब्द का प्रयोग किया जाता है। गांव प्रशासनिक लैंग्वेज नहीं है, ये जो गांव लिखते हैं हम लोग ना, ये दोस्तों प्रशासनिक लैंग्वेज नहीं है, प्रशासनिक भाषा नहीं है। ये कभी भी गांव पंचायत देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा ग्राम पंचायत देखने को मिलेगा। ग्राम शब्द प्रशासनिक लैंग्वेज है, प्रशासनिक भाषा है। जो भी प्रशासन के जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट, उसमें ये शब्द का प्रयोग किया जाता है, ना कि ये। हालांकि दोस्तों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन प्रशासनिक भाषा में ये शब्द को प्रयोग किया जाता है, ना कि इसको, गांव को। समझ में आ रहा है ना, ठीक। चलिए समझते हैं इसी ग्राम को मेरे प्यारे बच्चों। ओरिजिनल संविधान के भाषा में, संविधान के शब्दों में ग्राम क्या होता है, ठीक ना। तो चलिए, ग्राम से राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल दोस्तों प्रत्येक राज्य में क्या होता है, राज्यपाल होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है, राज्यों का संवैधानिक प्रमुख होता है। समझ में आ रहे हैं ना। तो राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजन के लिए, मतलब भाग 9 जिसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, इस भाग के प्रयोजन के लिए लोक अधिसूचना द्वारा, मतलब राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से द्वारा ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेत है। मतलब अधिसूचना के द्वारा राज्यपाल ने किसी भी गांव के समूह को ग्राम घोषित कर सकता है, अधिसूचित कर सकता है। तो ग्राम की स्थापना कौन करता है दोस्तों, याद रखना, राज्यपाल करता है। ग्राम की स्थापना कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। कैसे करता है, तो अधिसूचना के माध्यम से करता है। अधिसूचना, लोक अधिसूचना के माध्यम से। और इसके अंतर्गत, इस ग्राम के अंतर्गत इस प्रकार निर्दिष्ट ग्रामों का समूह भी है, ग्रामों का समूह भी है। इसको मैं समझाऊंगा। अब ये ग्रामों का समूह क्यों लिखा है सर यहां पर, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ना जी। टेंशन क्यों ले रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं आप, समझ में आ रहा है ना। चलिए एक्सप्लेनेशन। ग्राम शब्द का अर्थ है, ग्राम शब्द का अर्थ है एक छोटा गांव
या ग्रामीण क्षेत्र। ग्राम शब्द का अर्थ है एक छोटा गांव या ग्रामीण क्षेत्र, इसी को बोला जाता है ग्राम। या एक रूरल एरिया होता है, रूरल मतलब ग्रामीण एरिया, ग्रामीण क्षेत्र होता है जो अकेले मतलब अकेला ग्राम या एक समूह, ग्रामों के समूह के गांव से मिलकर बना होता है। ग्राम एक सामाजिक संगठन होता है जो ग्रामीण जीवन को संचालित करता है जी, और स्थानीय स्वशासन का हिस्सा हो सकता है। इसमें कई प्रकार की जन संगठनें और सामाजिक संस्कृति शामिल हो सकती है। तो समझते हैं, देखिए पहली बात तो आपको क्लियर करना है कि ग्राम की स्थापना कौन करता है। एक एक स्टेप को मैं समझा देता हूं यहीं पास। ग्राम की स्थापना कौन करता है? तो दोस्तों राज्यपाल करता है जी, राज्यपाल करता है। कैसे करता है? कैसे करता है दोस्तों, याद रखना है, लोक अधिसूचना के माध्यम से, लोक अधिसूचना के माध्यम से करता है, लोक अधिसूचना के माध्यम से करता है, ठीक ना। तो किसको किसको कर सकता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, किसको किसको कर सकता है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं, किसको कर सकता है। मान लो कोई गांव, कोई ग्राम बहुत बड़ा है, तो अकेला इस ग्राम को, मान लो ए नामक कोई ग्राम है, इसको अच्छे समझाता हूं मैं। कोई ए नामक कोई ग्राम है, इस एक ग्राम बहुत बड़ा है, तो अकेले ए नामक ग्राम को ग्राम घोषित कर सकता है राज्यपाल लोक अधिसूचना से। या कोई ग्राम दोस्तों छोटे छोटे होते हैं, जैसे ग्राम, अब ग्राम को मैं गांव एक बोलता हूं, जैसे देखिए गांव ए, गांव बी, गांव सी। तो क्या हो गया, ग्रामों का समूह हो गया, ये गांवों का क्या हो गया, समूह हो गया। इस ग्रामों के या गांवों के समूह को अकेले दोस्तों ग्राम घोषित कर सकता है कौन, राज्यपाल। इस गांव के समूह को भी ग्राम, तो किसी किसी ग्राम में दोस्तों बहुत सारे गांव होते हैं, गांव या ग्राम होते हैं छोटे छोटे, उस ग्रामों के समूह को भी अकेला ग्राम घोषित किया जा सकता है। या अकेला, देखिए अकेले किसी ग्राम को भी किया जा सकता है, या किसी ग्रामों के समूह को भी ग्राम घोषित कर सकता है कौन, तो राज्यपाल करता है। वही बात तो लिखा हुआ है कि ग्राम से राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजन के लिए लोक अधिसूचना द्वारा ग्राम के रूप में निर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत इस प्रकार निर्दिष्ट ग्रामों का समूह भी है, तो ग्रामों के समूह को भी, ये ग्रामों के समूह को भी ग्राम घोषित कर सकता है दोस्तों, है ना। या अकेले किसी ग्राम को भी ग्राम घोषित कर सकते हैं। अकेले कोई बड़ा गांव है, छोटे छोटे गांव मिलके ना ग्राम बनते हैं, तो गांवों के समूह या ग्रामों के समूह को भी ग्राम घोषित किया जा सकता है। तो एक ग्राम में एक गांव होते हैं, अगर स्टेटमेंट आया तो गलत है। एक ग्राम में एक से अधिक गांव हो सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट में लिख देता हूं, एक ग्राम में एक से अधिक गांव हो सकते हैं, गांव हो सकते हैं। देखिए एक ग्राम में एक गांव भी हो सकते हैं, एक ग्राम में एक ही गांव भी हो सकते हैं, और एक ग्राम में एक से अधिक गांव भी हो सकते हैं, ठीक ना। तो दूसरा लाइन, पहला लाइन है आपका, ठीक। दूसरा लाइन, एक ग्राम में एक ही ग्राम भी हो सकता है, एक ही ग्राम भी हो सकता है, भी हो सकता है। और एक ग्राम में दोस्तों एक से अधिक ग्राम हो सकता है। जैसे मैं जिस गांव से हूं वहां केवल एक ही गांव है, उसी गांव को ग्राम घोषित किया है, ठीक ना। लेकिन कई गांवों में देखेंगे दोस्तों तो वहां अलग अलग छोटे छोटे गांव भी होते हैं, छोटे छोटे बस्ती होते हैं, उस बस्तियों को मिलाकर दोस्तों ग्राम बनाया जाता है। समझ में आ रहा है ना।
तो यहां पर दोस्तों ग्राम का मतलब यही है। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला जो क्या आर्टिकल है उस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं 243 ए में। अब देखिए 243, केवल 243 में ना, देखिए समझिए आप, केवल 243 में हम 7 टर्म्स को परिभाषित किया गया है ना, 7 टर्म्स को परिभाषित किया, उसको हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या शब्द थे इंपॉर्टेंट, उन शब्दों को हम पढ़ चुके हैं जिसको परिभाषित किया गया है। 243 ही मात्र अनुच्छेद है 243 जो क्लॉज में बटा हुआ है, क ख ग घ, क्लॉज में जो बढ़ता है उसको ब्रैकेट होते हैं। यहां देखिए 243 ए ब्रैकेट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट आर्टिकल है, स्वतंत्र आर्टिकल, ठीक ना। तो देखिए 243 ए से असेंबली, असेंबली मतलब क्या होता है, सभा। मतलब 243 ए में ग्राम सभा की बात होगी। तो हमने ग्राम पढ़ा है ना, अब पढ़ेंगे दोस्तों क्या हम ग्राम सभा के बारे में, अनुच्छेद 243 ए संविधान में क्या कहता है उसके बारे में। देखिए 243 ए में क्या लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ रहा हूं ओरिजिनल संविधान में, उसके बाद एक्सप्लेनेशन वाला मेरा शब्द है। देखिए ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसे शक्तियों का, ऐसे कृत्यों का प्रयोग या पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित की जाए। मतलब 243 ए ग्राम सभा को किसी प्रकार की शक्ति नहीं देता है, शक्ति नहीं देता है। मतलब संविधान का अनुच्छेद अर्थात संविधान दोस्तों या संविधान का अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा को किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं देता है। यह राज्यों को छूट देता है किसके, ग्राम सभा के शक्ति क्या होंगी, ग्राम सभा के अधिकार क्या होंगे, ठीक ना, ग्राम सभा का कृत्य क्या होंगे, कार्य क्या होंगे। यह दोस्तों ग्राम सभा के कार्य क्या होंगे, शक्ति क्या होंगे और उसके अधिकार क्या होंगे, ये राज्यों पर छोड़ दिया है, राज्य विधानमंडल पे, राज्य विधानमंडल पे छोड़ दिया है। राज्य विधानमंडल क्यों राज्य मंडल, मतलब ये दोस्तों राज्यों के लिए ऐच्छिक प्रावधान है। राज्य अपने इच्छा से जैसा चाहे वैसा ग्राम सभा को पावर दे सकता है, अधिकार दे सकता है, शक्ति दे सकता है दोस्तों, कार्य सौंप सकते हैं अपने इच्छा से। इसमें संवैधानिक बाध्यता नहीं है, वही मैं पहले डिस्कस किया गया था। कुछ प्रावधान दोस्तों राज्यों के लिए क्या है, अनिवार्य है, बाध्यता है मानने के लिए, और कुछ प्रावधान राज्यों के लिए दोस्तों इच्छा पर निर्भर करता है। पहली मैं कहा था वही बात हो रही है, ठीक ना। तो राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है। 243 ए के तहत राज्यों की ये क्या है, राज्यों का ऐच्छिक प्रावधान है, राज्यों का ऐच्छिक प्रावधान है जी, ऐच्छिक प्रावधान, ठीक, यह राज्यों का ऐच्छिक प्रावधान है, राइट। एक्सप्लेनेशन को मैं पढ़ता हूं मेरे शब्दों में क्या लिखा गया है। देखिए संविधान के इस अनुच्छेद के तहत सिर्फ ग्राम सभा की व्यवस्था की गई है। इस अनुच्छेद के तहत ना सिर्फ शब्द लगाया हूं, सिर्फ ग्राम सभा की व्यवस्था की गई है। इसकी क्या शक्तियां होंगी, इसकी क्या शक्तियां होंगी, वह क्या कार्य होंगे, होंगे लिखा हुआ है ना, ये इसके क्या शक्तियां होंगी, ग्राम सभा की क्या कार्य होंगे, या इसके बारे में संविधान में नहीं बताया गया है। इसके कार्य क्या होंगे ग्राम सभा के, इसके शक्ति क्या होंगे ग्राम सभा की, ग्राम सभा के अधिकार क्या होंगे, यह संविधान में उल्लेखित नहीं है।
इसको संविधान में नहीं बताया गया है। ये बात याद रखना है, जीवन में भूलना नहीं है दोस्तों। यहीं से तो क्वेश्चन फंसाया जाता है आपसे, ठीक। उसके बाद क्या कहता है, नहीं बताया गया है, बल्कि इसे राज्य के विधान मंडल पर छोड़ दिया गया है। राज्य के विधान मंडल पर छोड़ दिया गया है। विधान मंडल, प्रत्येक राज्य में दोस्तों एक विधानमंडल होता है। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक विधान परिषद और एक विधानसभा। और हमारे छत्तीसगढ़ में एक ही सदन है, केवल विधानसभा। मतलब विधानसभा तय करेगा कि ग्राम सभा के अधिकार क्या होंगे, उसके शक्ति क्या होंगे, उसके कार्य क्या होंगे, यह संविधान में तय नहीं है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 243A राज्यों को पावर देता है, राज्य के विधान मंडल विधानसभा को पावर देता है कि वह राज्य ग्राम सभा के लिए ऐसा प्रावधान कर सकता है। मतलब ये ऐच्छिक प्रावधान है, ठीक। मतलब राज्य के विधान मंडल पर छोड़ दिया गया है कि वो कानून बनाकर अपने हिसाब से, कानून बनाकर मतलब अपने हिसाब से, अपने इच्छा से, अपने हिसाब से ग्राम सभा की शक्तियों व कार्यों को तय करे कि ग्राम सभा की शक्ति क्या होंगे, उनके कार्य क्या होंगे, उसको तय करेगा कौन, राज्य विधान मंडल। और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो विधान सभा, ठीक ना। और इसके अनुपालन में लगभग सभी राज्यों ने इस अनुच्छेद 243A के अनुपालन में, इस 243A को प्रभावी बनाने के लिए, लागू करने के लिए सभी राज्यों ने पंचायती राज अधिनियम पारित किया है। पंचायती राज अधिनियम क्या किया है मेरे प्यारे बच्चों, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट बनाइए, पारित किया है। जैसे हमारे राज्य ने दोस्तों भी एक पंचायती राज अधिनियम पारित किया है। उस अधिनियम का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 नाम है। इस छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के माध्यम से ग्राम सभा को अधिकार दिए गए हैं, ग्राम सभा को शक्ति दिए गए हैं, ग्राम सभा को दोस्तों कुछ कार्य सौंपे गए हैं। समझ रहे हो ना, ठीक। पारित किया है जिसके तहत ग्राम सभा के कृत्यों को बताया गया है दोस्तों, ठीक ना। यहां पास कंप्लीट होता है आपका 243A, ठीक ना। कल दोस्तों हम 243B से पढ़ेंगे, 243B, फिर C, फिर D, E, ऐसे पढ़ते पढ़ते दोस्तों 1 या 2 वीडियो में इसको पूरा खत्म करेंगे। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 पे आएंगे और बहुत विस्तार से दोस्तों दोनों को लिंक करके, संविधान और अधिनियम को लिंक करके मैं एक एक शब्द पर डिस्कस करूंगा। आपके एक भी क्वेश्चन को दोस्तों बाहर जाने नहीं दूंगा, ठीक ना। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।